हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो उसे आप इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करें, व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। अपना इंफॉर्मेशन जरूर दें, जो भी क्वेश्चन हो वो ओरिजिनल सोर्स से दें एंड क्लियर पिक्चर उसका भेजें। ऑलराइट, आंसर आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलो हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीटली डिस्कस हो चुका है एंड इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा कि कैसे इसके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, हाउ टू अप्लाई दिस लॉ। ऑलराइट, ठीक है। इस लॉ को थोड़ा कॉन्साइज वे में अगर मैं यहां सम अप करूं तो इसे कहा जा सकता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक और बात, ये किसी फिजिकल चेंज के लिए भी आप यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो वो सब्सटेंस कंप्लीटली वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो जब चेंज हुआ, कुछ फिजिकल चेंज जब हुआ तो हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड में बदला या लिक्विड से गैस में बदला। इसमें से आपस में कोई भी कन्वर्जन हो सकता है। जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, अगर वो गैस भी हो तो कंटेनर इतना लार्ज हो कि वो जो भी कन्वर्ट हो चुका है स्टिल इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेम कंटेनर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो उसका लॉस हो चुका है तभी आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, मास को कंजर्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज सम पार्ट सम मास इज बीइंग लॉस्ट। बात समझ आई? ऑलराइट, तो देखो आज हम लोग जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऑलराइट, कंजर्वेशन ऑफ मास जब हम यूज कर रहे थे ना, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब हमारे पास होना चाहिए, तब जाके टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वाज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ऑलराइट, अब इस पार्ट में आते लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है। इसी का दूसरा नाम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। कई बार डेफिनेट कॉम्पोजिशन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इस टाइप का भी टर्म यूज होता है। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहली चीज जो यहां ध्यान रखना है बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये अप्लाई होगा किसी केमिकल सब्सटेंस के ऊपर। बात समझे? तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक केमिकल सब्सटेंस ले लिया, कोई एक कंपाउंड ले लिया। ठीक है, देखो एलिमेंट जो भी होगा ना वो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में होता है। बात समझे? उसमें तो केवल वही 100% वही पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। बात समझ आई? कोई सा एक कंपाउंड ले लो, सबसे सिंपल, लेट अस सपोज H2O। ठीक है, इसके सारे फिजिकल स्टेट से भी हम लोग एक्वेंटेड हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, राइट। H2O, दिस इज द केमिकल सब्सटेंस जो कि हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ओके, अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, दैट मींस जब भी आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करोगे तो कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड वहां आएगा, उससे रिलेटेड बातचीत वहां होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, राइट। फर्स्ट लॉ में क्या था, पूरा केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आप इक्वल कर सकते थे वहां से, प्रोवाइडेड सारा का सारा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है किसमें, इनटू प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखो यहां क्या बताया गया, ये पर्टिकुलर कंपाउंड अगर आप H2O देखो तो इसमें आप क्या क्या कह सकते हो, एटम्स का रेशियो क्या है, 2:1 है ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटम का अगर आप रेशियो देखो तो यहां दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड है आपस में, 2:1, 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइंड है यहाँ, राइट। अब इसी में अगर Na से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी 2Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैन कंबाइन विथ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या इसी को आप मोल के टर्म में लिख सकते हो क्या, 2 मोल इज टू 1 मोल। ठीक है, एटम के टर्म में भी हमने लिखा है। बात समझ आई? ठीक है, तो अब यहीं पर टर्म मोलर रेशियो भी आप यूज कर सकते हो। ये इस टर्म को कैसे यूज करना है लास्ट वीडियो में भी हमने कंप्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है,
अब अगर हमारे पास मोल का इंफॉर्मेशन आ गया है, मोलर या कंप्लीटली लिख लो मोलर रेशियो आ चुका है हमारे पास कि 2:1 मोलर रेशियो, यही वो रेशियो होगा जिसमें ये कंबाइन करेंगे। तो अब अगर आप मास के टर्म में जाना चाह रहे हो कि भाई ये मास का क्या प्रोपोर्शन है जिसमें ये कंबाइन कर रहे हैं, तो मास का प्रोपोर्शन देखो, मोलर मास क्या होगा 1 ग्राम पर मोल, 2 मोल है तो 2 ग्राम, राइट। ऑक्सीजन के लिए 16, दैट मीन्स मास रेशियो की अगर आप बात करोगे, मास रेशियो, तो इस H2O में मास रेशियो विल बी 1:2, मास रेशियो विल बी 1:8, ऑल राइट। 2:16, दैट मीन्स 1:8। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक और पॉइंट, सबसे पहला काम यहां पर क्या किया हमने कि भाई कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस आप ले लो, उसमें कौन कौन से वेरियस एलिमेंट है वो आप लिख लो। मोलर रेशियो साफ साफ दिखेगा, जो इनका यहाँ पर है ना कंबाइन करने का रेशियो, H के लिए 2 लिखा है, O के लिए 1 है, नहीं कुछ है, दैट मीन्स 1 गिवन है। तो 2:1 विल बी इट्स मोलर रेशियो। वहां से आप मास में आ जाओ, जैसे ही मास में आओगे मास रेशियो आपके पास होगा। ऑल राइट, दिस इज द स्टेप, ओके। अब ये H2O चाहे कहीं से आ रहा हो, अगर आपने कुछ रिएक्शन ऐसा किसी कंडीशन में किया कि H2 एंड O2 को मिलाया एंड H2O बना रहे हो आप, तो भी मास रेशियो उस पर्टिकुलर H2O का यही 1:8 आएगा। ये H2O आप किसी भी दूसरे सैंपल से आप ले रहे हो, चाहे वो कहीं का भी पानी हो वहां से, लेकिन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ओनली द सब्सटेंस H2O, राइट। और आप चेक कर रहे हो कि उसमें मास रेशियो क्या है, तो मास रेशियो विल बी 1:8। हाइड्रोजन का 1 पार्ट ऑक्सीजन के 8 पार्ट के साथ कंबाइन करेगा, ऐसा रेशियो बाय मास आपको दिखेगा। बात समझ में आई? तो मास का रेशियो क्या आएगा 1:8। कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लो, NaOH को आप रिएक्ट करवा दो HCl के साथ, NaCl प्लस H2O बनाता है, वहां भी उस H2O को अगर आप चेक करोगे तो मास रेशियो 1:8 ही आएगा। दैट मीन्स ये H2O, ये केमिकल सब्सटेंस, चाहे उसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन कुछ भी हो, सब्सटेंस अगर यही है केमिकली, ठीक है, सब्सटेंस अगर पर्टिकुलरली अगर वो ये H2O ही है, दैट मीन्स उसका मास रेशियो क्या होगा, फिक्स या डेफिनेट। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बात समझ में आई? किस चीज से रिलेटेड था ये? मास रेशियो से रिलेट किया हुआ था ये। बात समझ में आई? ऑल राइट, कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लो कंपाउंड का, बस ये ध्यान रखना उसका सोर्स जो भी हो कहीं से, बस वही केमिकल सब्सटेंस अगर आ रहा है, दैट मीन्स उसका मास रेशियो क्या होगा, फिक्स। ऑल राइट, तो चलो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट इज, प्राउस ने स्टेटमेंट दिया था, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। They are always present in definite proportion by mass, all right। कई बुक में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एक और टर्म यहाँ यूज कर देते हैं कि उनका जो मास रेशियो जो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, जो कि जनरली होता भी है मैक्सिमम कंपाउंड को। अगर आप देखो, चाहे वो CO2 हो, H2CO3 हो, Na2CO3 हो, NaHCO3 हो, कोई सा भी हो, आप किसी भी सब्सटेंस में अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा यस, वेरियस एलिमेंट का जो रेशियो है, मास रेशियो आ रहा है, वो आपका कुछ ना कुछ होल नंबर का रेशियो इस टाइप से आपको मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब लेट अस सपोज एक दूसरा सब्सटेंस CO2 को अगर आप देख रहे हो, कार्बन ले लो, कार्बन का कंप्लीट कंबशन कर दो, C+O2 CO2 बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल CaCO3, लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन को हीट कर दो तो क्या क्या आता है, CaO आता है प्लस CO2 बनता है, राइट। कोई सा आप नेक्स्ट लेट अस सपोज फायर एक्सटिंग्विशर है ना, NaHCO3, फायर एक्सटिंग्विशर में ये रिएक्शन यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड, एंड इसको जब आप हीट करते हो तो ये देखो कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में प्लस CO2 है ना, प्लस H2O, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O।
तो अब देखो ये CO2 का सोर्स चाहे जो भी हो, CO3 से आए या कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आए या फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन से आए, कोई एसिड बेस रिएक्शन भी आप ले सकते हो। मेन थिंग इज कहीं से भी आप ये CO2 लेके आ रहे हो, तो अब इस CO2 को अगर आप चेक करोगे कि इसका मास रेशियो क्या है, तो मोलर रेशियो क्या है इसका, कार्बन इज टू ऑक्सीजन, मोलर रेशियो इज 1:2। तो मास रेशियो देखो क्या आ जाएगा, मास रेशियो इट विल बी कार्बन के लिए 12 ग्राम इज टू ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम, दैट मीन्स रेशियो विल बी 3:8। ठीक है, तो रेशियो बाय मास अगर आप CO2 को कभी भी चेक करोगे तो वो आपको 3:8 मास रेशियो में ही कंबाइंड मिलेंगे। ऑल राइट, ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके जितने भी मेन पॉइंट्स है उनको आप जरूर लिख लें, नोट कर लें। ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड से रिलेटेड होगा, सोर्स ऑफ ऑरिजिन कुछ भी हो, मास रेशियो जब आप चेक करोगे दैट विल बी फिक्स। बात समझ में आ गई? ऑल राइट, चलो नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं इस लॉ के। लिमिटेशन क्या है, आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट के, जैसे अभी हमने CO2 का एग्जांपल लिया, कार्बन का 12 भी प्रेजेंट होता है, कार्बन का 14 भी प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? तो अगर मान लो किसी एक जगह CO2 में नॉर्मली जो हम यूज करते हैं C12 ले रखा है, तो मास रेशियो क्या आएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था 3:8 है ना, 12:32, 3:8। ऑल राइट, C14 अगर आपने लिया है तो अब इसका मास चेंज हो जाएगा, ये 12 नहीं रहेगा बेटा, इसका मास रेशियो क्या आएगा, 14:32। ऑल राइट, 14:32 जैसे ही आप करोगे दैट मीन्स इसका रेशियो आ जाएगा 7:16। तो देखो यहां पर मास रेशियो चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट अगर आप ले लोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आई? CO2 ही आप बना रहे हो लेकिन यहाँ पर मास रेशियो क्या आ गया, अभी डिफरेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट अगेन एक और एग्जाम्पल। ऐसा पॉसिबल है कि आपका सब्सटेंस डिफरेंट हो, केमिकली कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर वो शो कर रहे हो, लेकिन एलिमेंट जो उसमें कंबाइन हो रहे हो उनका रेशियो अगर आप चेक करो, मोलर रेशियो बिल्कुल सेम है, या फिर मास रेशियो आप चेक करो, मास रेशियो भी बिल्कुल सेम होगा, लेकिन वो कंपाउंड डिफरेंट होगा। बात समझ में आई? जैसे इस पॉइंट को यहां से हम लोग अगर समझे, CH3 COOCH3, यहां देखो कार्बन टोटल आपको दिखेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 डिफरेंट एलिमेंट आपको यहां दिखेंगे। ऑल राइट, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बता देती हूं। CH3 COOCH3 एंड दूसरा जो कंपाउंड हम लोग चेक कर रहे हैं CH3 CH2, एक साथ कंबाइन करके लिखोगे तो हो जाएगा C2H5 COOH। राइट, यही दोनों कंपाउंड था, अभी इसी को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, तो ये दोनों ही कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो 3 डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो पहले वाले एस्टर कहते हैं इसको। ऑल राइट, दिस इज एस्टर, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दोनों, एंड इनके केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग होते हैं। एस्टर हैज फ्रूटी स्मेल, एसिड, नाम में ही एसिड है, एसिडिक कैरेक्टर ये शो करता है। बात समझ में आई? और भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ये शो करता है। ऑल राइट, तो देखो चलो अभी हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर थोड़ा रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर। कार्बन का यहाँ दिख रहा है कि भाई 1 2 3 एटम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन का 3 यहाँ 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का 2 एटम इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। राइट, इसको जरा चेक करो, यहां पे भी आपको दिखेगा 2 + 1, 3 एटम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन 5 + 1, 6 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन दिख रहा होगा, 2 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? तो यही इनका मोलर रेशियो भी हो जाएगा। अब देखो
कार्बन का मास अगर आप देखोगे, अगर सेम इसी मोलर रेशियो में लेट अस सपोज अगर ये प्रेजेंट है, इसका 3 मोल, इसका 6 मोल, ऑक्सीजन का 2 मोल, तो मास देखो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 3 36 इज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल, ऑल राइट, तो 6, ओके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 2 इज 32, बात समझ आई। अब देखो मास रेशियो निकाल लो, तो मास रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 18 इज टू 3 इज टू 16, चाहे वो कंपाउंड दिस हो या फिर दिस हो, रेशियो आपका 18 इज टू 3 इज टू 16 ही होगा, ऑल राइट, ठीक है। जबकि कंपाउंड केमिकली सब्सटेंस दोनों डिफरेंट है एंड इनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। ऐसे और भी ढेर सारे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो खूब सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऑल राइट। तो ये सब इनके लिमिटेशन में आते हैं। एक और लिमिटेशन वो लेकिन थोड़ा कम यूज होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी देखे गए हैं, वो भी होते हैं, जैसे FeO जो हम लोग जनरली आयरन का एक ऑक्साइड लेते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है वो, Fe.93O, ये फॉर्मूला भी उसका होता है। इस तरह से और भी कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप का फॉर्म शो करते हैं। देयर आर रीजंस फॉर दैट कि ऐसा क्यों शो करते हैं, ठीक है, बट ये सब इनके लिमिटेशंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग के आप समझ लो कि फाउंडेशनल जो स्टेप्स होते हैं वो था ये, तो बहुत सारी जगह जनरल अगर आप कहो केमिकल रिएक्शन में तो ये सारे आपके यूज हो रहे थे लॉज, लेकिन वही जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा था कुछ ऐसी चीजें आई, कुछ ऐसे लिमिटेशंस आए जहां पर कि आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ऑल राइट। तो फॉर दैट रीजन लिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट, ऑल राइट। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी। थैंक यू सो मच।